हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएंक यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 15 पॉलिटिकल साइंस का आप सभी बच्चों को मोस्ट VVI क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि पेपर में आपको पूछा जाएगा। जैसा कि हमने आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 13 का 12, 13, 14 जो भी सवाल बताया वो सारा का सारा आप सभी बच्चों को पेपर में आया। तो आज के इस वीडियो में आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 15 सवाल बता रहा हूँ जो पेपर में आपको सवाल में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वीडियो दे दिया था कि कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। अब आइए उनमें से कुछ सवाल मैं आपसे बच्चों डिस्कस कर देता हूँ, जो कि आपको किस प्रकार लिखना है एक आपको आइडिया मिलेगा और आप लोग पेपर लिख करिएगा तो क्वेश्चन आपको 100% आने वाला है। ठीक है, तो पहला सवाल चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का हमारे पास, जो कि आपको मिलेगा विश्व व्यापार संगठन, यानी कि जिसे हम लोग WTO शॉर्ट में कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये जो सवाल है, ये सवाल पेपर में 15 नंबर का आएगा। ठीक है, 15 नंबर का सवाल आएगा, तो 15 नंबर के हिसाब से तो आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको टीचर नंबर देंगे, अदरवाइज नंबर तो नहीं सर है। तो इसके कार्यों की विवेचना भी करनी है, इसका उद्देश्य क्या होता है बताना है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में कहते हैं इसे, और WTO कहा जाता है इसे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यानी कि एक इंस्टीट्यूट हमारे पास, एक इंटरनेशनल हमारे पास इंस्टीट्यूट टाइप के हमारे पास कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जितने भी देश हैं उन देशों के बीच में जो व्यापार है, ठीक है, विश्व में उनके व्यापार को सरल करना, निष्पक्ष करना, एक पारदर्शिता लाना है और सभी को देखिए ट्रेड फ्री बनाना। ट्रेड फ्री मतलब व्यापार के लिए जो टैक्स लगता है वो नहीं लग सके। इसकी स्थापना जो की गई थी वो वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के दौर में हुई थी, यानी इसका जो स्थापना हुआ था ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के समय हुआ था, ताकि वैश्विक व्यापार होता था उसको एक सुव्यवस्थित मतलब यहाँ पर हमारे पास एक नियमबद्ध, एक पूरा इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन सके ताकि वहां पर कुछ नियम हो सके, न्याय संगत रूप से कार्य करे, ये सभी चीजों को ये पॉलिसी लेके चल रहा था। तो ये संगठन वैश्विक जो है व्यापक नीति का संचालन करता है और जो भी व्यापार विवाद रहते थे उनका ये समाधान करने में कार्य करता है। अब WTO की स्थापना की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो इसमें अगर बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक व्यापार था वो पूरा लगभग समाप्ति पर था, लेकिन इसको स्थायित्व देने के लिए GATT यानी GATT 1948 अपनाया गया था। लेकिन उसमें क्या हुआ था, जो भी संस्थागत रचना की जो थी वो बहुत सारी कमी थी। इसी कारण फिर क्या होता है 1994 में उरुग्वे दौर यानी उरुग्वे राउंड में क्या होता है, समझौते में क्या होता है, पश्चात WTO का गठन होता है हमारे पास और WTO GATT का ही विस्तारित और मजबूत संस्करण, मतलब उसका अपडेटेड वर्जन आप समझ सकते हैं प्रकार से। तो इसके क्या उद्देश्य है, चलिए सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO के बारे में। तो सबसे पहले वैश्विक व्यवहार को क्या करना है, यहाँ बढ़ावा देना है। WTO का देखिए प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि जितने भी देखिए हमारे देश है उनके बीच वस्त्र, सेवाएं, बौद्धिक जो संपदा है वो अधिकारों से संबंधित व्यापार को सुगम बनाए, जितना हो सके व्यापार को सुगम बनाए, इजी बनाया सके। व्यापारों में भेदभाव रहित, यानी कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। WTO सुनिश्चित करता है कि जो भी मान लीजिए उसका सदस्य देश है, जिसे हम लोग MFN कहा जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन कहा जाता है, इस नीति के अंतर्गत एक दूसरे के साथ आपको क्या करना है, समान व्यवहार यहाँ पर प्रकट करना, ये बताया गया है। अगला थर्ड पॉइंट में अगर बात करें तो व्यापार विवादों का समाधान करना है, जैसे WTO व्यापार से संबंधित विवादों को बातचीत, मतलब कोई भी मान लीजिए विवाद हो गया व्यापार संबंधित, उसे आप बातचीत के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से और जो भी कानूनी प्रक्रिया हो सकती है उसके माध्यम से हल करने का काम करता है। ठीक है, प्लस ये जो भी कमजोर और जो विकासशील देश है उनकी सहायता करता है। तो जैसे WTO विकासशील देश जैसे भारत का व्यापारिक अवसरों में भागीदारी बनने हेतु तकनीकी सहयोग और छूट प्रदान करता है। और अगर बात करें पांचवा पॉइंट में तो ये व्यापार नियमों का प्रवर्तन करता है और निगरानी रखता है। जैसे WTO सुनिश्चित करता है कि जो भी मान लीजिए सदस्य देश है आपसी व्यापार में जो भी स्थापित नियम है उनका वो पालन करें। साथ ही साथ सतत पोषणीय विकास और जो पर्यावरण सुरक्षा को प्रोत्साहित भी करता है, यानी WTO बेसिकली हमारे पास एक ऐसे व्यापारिक उपायों का समर्थन करता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और साथ ही साथ संसाधनों का सतत यहाँ पर उपयोग हो सके उनमें सुनिश्चित करता है। फिर इसके देखिए कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में बात करें, मतलब क्या क्या मेन कार्य करता है। सबसे पहले बहुपक्षीय व्यापार समझौते का प्रबंधन करने का कार्य करता है, यानी अगर हम लोग बात करें तो WTO के अंतर्गत देखिए बहुत सारे सदस्य देश आते हैं जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में देखिए व्यापार करते हैं और समझौते से क्या होता है, बेसिक संगठन इस समझौते क्या करता है, संचालन करता है और निगरानी करता है कि सही चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ काम करता है। तो अगला पॉइंट है व्यापार विवादों को संबंध। देखिए WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जैसे DSB का शॉर्ट में, इसके माध्यम से क्या होता है, मान लीजिए जो व्यापार में विवाद चल रहे उनको निष्पक्ष और त्वरित समाधान यहाँ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका बनाम जो यूरोपीय संघ है
एयरबस सब्सिडी विवाद इसके उदाहरण है। अभी देखिएगा तो भारत में भी अगर आप देख सकते होंगे तो भारत में अगर आपने अभी अपडेट रहते होंगे तो भारत में देखिए अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स है वो एंटर करना चाहता है, लेकिन भारतीय कृषक इस चीज़ को मना कर रहे हैं। और क्यों ना करें भैया, हम अपने देश में बाहरी चीज़ों में क्यों दें, ठीक है, भले WTO के तो क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगला पॉइंट है हमारे पास वैश्विक व्यापार नीति की समीक्षा करना। WTO के देखिए जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है मैकेनिज्म बेसिकली, जिसे हम TPRM कहते हैं, के जो तहत सदस्य हैं उनकी व्यापार नीति को नियमित समीक्षा यहाँ पर की जाती है कि उनके द्वारा जो नियम बनाए गए वो सही है, सही समय पर कार्य कर रहे नहीं कर रहे, सब कुछ करना होता है। फिर व्यापार वार्ताएं कराना। WTO क्या करता है, समय समय पर व्यापार संबंधी देखिए वार्ता आयोजित करता है, जिसमें उरुग्वे राउंड आ गया, दोहा विकास एजेंडा आ गया, ये सभी शामिल होती है और इनका एक ही उद्देश्य होता है कि व्यापार को अधिक उदार यहाँ बनाया सके। फिर तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम। WTO क्या करता है, विकासशील और अल्प विकसित देश है उनको व्यापार नीति, नियम, अधिनियम के बारे में यहाँ पर जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण देता है और तकनीकी सहयोग यहाँ प्रदान करता है। प्लस सूचना और पारदर्शिता बढ़ाना यहाँ पर हम क्या करता है, WTO क्या करता है, जो भी सदस्य देश है उनको व्यापार संबंधी जानकारी साझा करने के लिए बाध्य करता है, जिससे वैश्विक व्यापार जो होता है व्यवस्था जो होती है वो, ताकि उसमें पारदर्शिता बने रहे। प्लस बौद्धिक संपदा जो है वो अधिकारों की सुरक्षा करता है। WTO के अंतर्गत जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना ये सुनिश्चित करता है। प्लस इसके देखिए जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख समझौते हैं तो यानी कौन कौन से मेजर एग्रीमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले GATT गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, वस्तुओं के व्यापार के नियम इसको उदाहरण रख सकते हैं। गैट्स आ गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज आ गया हमारे पास, यानी सेवाओं के व्यापार को उदार बनाना है हमारे पास। फिर ट्रिप्स आ गया, जो बौद्धिक संपदा है उनके अधिकारों का संरक्षण करना है। फिर AOA है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो भी कृषि उत्पाद है उनको व्यापार के लिए वैश्विक नियम बनाना, ये काम हो गया। तो भारत और WTO की बात करें तो भारत जो है WPO का एक संस्थापक सदस्य है और इसकी भूमिका संगठन में महत्वपूर्ण रही है। भारत ने क्या किया, WTO के मंच पर कई मुद्दों पर, ठीक है, और विकासशील देशों के हित की रक्षा की है। कृषि से जैसे भारत में कृषि सब्सिडी का विरोध, जैसे भारत में जो विकसित देशों की भारी जो सब्सिडी जो नीति है उसका विरोध किया है, जो विकासशील देशों के किसान के लिए हानिकारक है। जैसे हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा समर्थन, भारत ने क्या किया, खाद्य सुरक्षा पर जोरदार और यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को WTO प्रतिबंधों से यहाँ मुक्त रखने की मांग की है। और औषधि और जो पेंडेंट विवाद है यानी हमारे पास ट्रिप समझौते के तहत क्या हुआ था, भारत ने जो जीवन रक्षक दवाई यानी जो एंटीबायोटिक दवाई उनके पेंडेंट नियमों में यहाँ पर ढील की वकालत की थी, बताया गया। प्लस WTO की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म किस चीज को लेकर होता है, देखिए विकासशील देशों के साथ साथ ये असामान्य व्यवहार जो होता है, WTO के नियम जो अक्सर बड़े और विकसित देशों के हित को ज्यादा संरक्षण देने का काम करते हैं, जिस वजह से देखिए जो भी अल्प विकसित या जो मध्य विकसित देश है उनको ये बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास क्रिटिसिज्म का यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया। अगला है कृषि सब्सिडी पर दोहरा रवैया। देखिए अमेरिका और यूरोप जो है वो जो बड़े बड़े देश है ये भारी सब्सिडी देते हैं, जबकि अगर मान लीजिए जो विकासशील देश है उनको ऐसा करने से बोलते नहीं, ऐसा करना गलत बात है, बताइए। फिर अगला हमारे पास है स्वतंत्रता में हस्तक्षेप, यानी WTO द्वारा जो भी थोपी की देखिए हमारे पास नीतियां हैं वो कई बार सदस्य देशों की घरेलू जो आर्थिक मजे देखिए, मान लीजिए कोई देश का नीति है, भाई वो देश का नीति है, वो विदेश का नीति है, हम आप बाहर की नीति क्यों माने, सिंपल सा बात है ना। तो वो WTO चाहता है भाई हस्तक्षेप करना चाहता है। प्लस देखिए बौद्धिक संपदा के अधिकार और जो दवा उद्योग हमारे पास टिप्स के तहत क्या होता है, दवाओं के जो पेंडेंट जो नियम होते हैं वो गरीब देशों के लिए जीवन रक्षक दवाइयों को क्या कर देते हैं, क्योंकि भैया पेंडेंट करवाएंगे यहाँ पर, सॉरी पेटेंट करवाएंगे तो यहाँ पर महंगा पड़ेगा, खर्चीला पड़ेगा हमारे पास। प्लस दोहरी वार्ता का यहाँ विफल है, जैसे 2001 में शुरू हुई दोहा विकास जो वार्ता है, आज तक कभी इसका निष्पक्ष जो परिणाम है वो जारी नहीं हो पाया। तो देखिए WTO के कौन से सुधार की आवश्यकता करनी चाहिए ये यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले न्यायपूर्ण व्यापार प्रणाली होनी चाहिए, संगठन को ऐसे नियम बनाने होंगे जो सभी देशों के लिए समान रूप से क्या लागू होंगे यानी लाभकारी होंगे, सभी के लिए सेम बराबर होना चाहिए। प्लस पर्यावरणीय पहल होना चाहिए, जैसे आपको मालूम होगा डोनाल्ड ट्रम्प जो रहते हैं वो हमेशा भाषणबाजी करते रहते हैं बैठ के, कभी ये समझौते से बाहर हो जाते कभी वो समझौते, तो खुद पे पहले लागू करना चाहिए फिर दूसरे पे पकड़ करना चाहिए। तो WTO को क्या करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जुड़े जो भी व्यापारिक नियम है उनको बढ़ावा देना चाहिए। डिजिटल व्यापार का यहाँ समावेश होना चाहिए, जिनमें इंटरनेट, डेटा, ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव को WTO में नियमों में शामिल करना आवश्यक है। तो अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन वैश्विक जो व्यापार व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसका उद्देश्य जो है वो वैश्विक स्तर पर निष्पक्ष, पारदर्शिता, नियमबद्ध व्यापार को सुनिश्चित करना है। यह संगठन व्यापार में आने देखिए जो भी विवाद है उनको सुलझाता है, वैश्विक नीति निर्धारण में सहायता करता है और सभी देशों को एक साझा मंच प्रदान करता है। हालांकि इसके कार्यों को लेकर हमेशा आलोचना रही है, क्योंकि ये विकासशील देशों को हमेशा सपोर्ट करता है, जो भी अल्प विकासशील या अल्प विकसित देश है उनके लिए काम नहीं करता। अतः WTO की ओर से अधिक न्याय संगत, समावेशी और लचीला बनाए जाने का समय की आवश्यकता है,
ताकि वैश्विक व्यापार जो रह सके वो सभी के लिए लाभकारी हो सके, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इससे जुड़ा हुआ सवाल। अब अगला सवाल हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी जिसे हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के नाम से जानते हैं। आइए इसके कार्यों के हम लोग वर्णन करते हैं। यहाँ पर देखिए, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक ऐसी संस्था है जो कि लोगों को क्या करती है भैया, लोन देती है। ठीक है, अब लोगों को नहीं, सॉरी, देशों को लोन देती है। अब लोन देगी तो बिना बेनिफिट अमेरिका, तो मैंने तो आपको बोला है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। ठीक है, तो ये वैश्विक हमेशा जो आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने वाली एक बहुत कह सकते हैं वित्तीय संस्था, मतलब पैसे बांटने वाली संस्था। इसकी स्थापना भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, ताकि जो आर्थिक माली असंतुलन चल रहा है किसी देश में उसको दूर कर सके और देशों को पैसे से मदद करके उसकी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। ठीक है, ये ऐसा उद्देश्य था। IMF विश्व के लगभग सभी देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां वे पर आर्थिक मुद्दों पर सहयोग करते हैं, जो भी नीतियों का यहाँ समन्वय करते हैं और वैश्विक नीति संगठन से निपटने के लिए यहाँ पर उपाय खोजे जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसके स्थापना की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की जो अर्थव्यवस्था वो बुरी तरह प्रभावित हुई थी। उसी समय क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, बहुत सारे देखिए ऐसे संकट उत्पन्न हो चुके थे। इन समस्या को हल करने 1944 में अमेरिका के जो न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ, जहां IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दो बैंकों की स्थापना का निर्णय लिया गया। तो IMF के उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला यह है कि वैश्विक जो मौद्रिक सहयोग उनको बढ़ावा देना है, ताकि उनके सदस्य देशों के बीच में जो भी वित्तीय सहयोग और समन्वय हो सके उसे बढ़ावा जा सके। ठीक है, प्लस विनिमय दर यानी जो टैक्सेशन रेट आप कह सकते हैं उनकी स्थिरता बनाए रखने। देखिए क्यों मार्केट में मालूम है आपको, जो दर रहता है, ये सब इन सब चीज़ों रेट रहता है वो हमेशा उतार चढ़ाव में रहता है। प्लस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यहाँ विस्तार करना है, देशों को क्या करना है, मुक्त बनाना है और न्यायसंगत व्यापार के लिए यहाँ पर इसे प्रोत्साहित करना है, ये बताया गया। अगला है भुगतान असंतुलन को सुधारना। देखिए किसी देश की मुद्रा मान लीजिए वो संकट या भुगतान समस्या की स्थिति में, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान तो चलिए 12 महीने गरीब रहता, फकीर रहता, उसका आदत है, तो उसको अमेरिका हमेशा सपोर्ट करता रहता है। ठीक है, तो भुगतान असंतुलन को यहाँ सुधारने का काम करता है। प्लस रोजगार और आर्थिक जो वृद्धि होती है उसको प्रोत्साहित करता है, जैसे आर्थिक समृद्धि के लिए उसे स्थायी जो विकास उसको बढ़ावा देता है। किसी भी वैश्विक जो वित्तीय संकट है उनको ये क्या करता है, रोकता है। जैसे मान लीजिए समय रहते उन्हें चेतावनी देकर जो भी संकट आने वाले उससे पहले इसे रोकथाम करने की कोशिश करता है। IMF के देखिए कुछ कार्य हमारे पास कुछ प्रसिद्ध, उनमें से बताया गया। पहला वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया हमारे पास। IMF सदस्य देशों को क्या करता है, मुद्रा संकट के समय वित्तीय ऋण देता है और ये जो ऋण है वो भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के घाटे को पूरा करने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। ऋण के साथ साथ देशों की देखिए जो सुधारात्मक नीति है अपनाने, देखिए क्योंकि भाई कोई भी देश है वो तो पैसा अगर दिया तो पैसा तो लेगा। अब लेने के लिए क्या कर सकता है, वो सब्सिडी घटाएगा या टैक्सेशन वहाँ का कुछ चेंजेस करेगा, कुछ दाम बढ़ा सकता है ताकि वो अपना पैसा वसूल कर ले। बस देखने के लिए उसने पैसा दे दिया कि भैया जाओ संकट निकल जाओ फिर पैसा देना, लेकिन वो पैसा लेके रहता है, याद रखिएगा। अब ऋण के देखिए बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनमें स्टैंड बाय एग्रीमेंट SBA, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट RFI, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ PRGT गरीब देशों के लिए। प्लस निगरानी की बात करें तो सर्विलेंस में हम समझ सकते हैं IMF सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर निगरानी करता है, जो भी आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय और संरचनात्मक नीतियों का ये विश्लेषण कर सुझाव देता है। और IMF क्या करता है, प्रत्येक वर्ष आर्टिकल जो 4 जो कंसल्टेंट्स के तहत वो देशों की यहाँ पर समीक्षा भी करता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है और प्रशिक्षण देता है, टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट का काम करता है। अगर हम बात करें IMF अपने विशेषज्ञों द्वारा क्या करता है, जो सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो राजकोषीय नीति पर हो, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली पर हो, आर्थिक आंकड़ों का संग्रहण हो और विश्लेषण हो, टैक्स प्रणाली का विकास हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या करता है, IMF के इंस्टीट्यूट फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट के माध्यम से होता है, जिनमें वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट प्रकाशन किया जाता है। IMF क्या करता है, विश्व की अर्थव्यवस्था कई प्रकार रिपोर्ट पर, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEA, वैश्विक आर्थिक रुझानों की रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट जिसे GF ऐसा कहते हैं, वित्तीय प्रणाली की स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, फिस्कल मॉनिटरिंग, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन जानकारी। इन जो सारे के सारे रिपोर्ट है इनका उद्देश्य होता है कि नीति के सुझाव देना और पारदर्शिता को बेसिकली बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें भारत और IMF के रिश्ते में बात करें तो भारत IMF का क्या है, संस्थापक देश है। तो IMF भारत की जो हिस्सेदारी लगभग वो 2.75% है, यानी 2.75% है, तो उसे निर्णय में उचित ये प्रभाव भी देती है। तो IMF ने भारत को कई बार आर्थिक संकट उभरने की मदद, जैसे 1991 का अगर आपको याद होगा LPG रिफॉर्म, उस समय भुगतान संकट था, तब भारत ने क्या किया, IMF से सहायता ली थी। IMF भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्र विकासशील यानी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के रूप में मान्यता देता है। अगर हम बात करें IMF की उपलब्धियों के बारे में तो सबसे पहला है वैश्विक आर्थिक स्थिरता में योगदान करता है, विकासशील देशों को ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है,
साथ ही साथ हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय प्रणाली को मजबूत करता है। और कोविड-19 के दौरान तो आपको मालूम है 650 बिलियन का विशेष सहायता पैकेज जो एसडीआर एलोकेशन हुआ था हमारे पास। तो समकालीन परिप्रेक्ष्य में आईएमएफ की भूमिका बात करें तो कोविड-19 में उसने त्वरित सहायता दी, साथ ही साथ जो भी विशेष ऋण थे वो सुविधा यहाँ प्रदान की। जलवायु परिवर्तन में आईएमएफ अब पर्यावरण नीतियों को भी जो भी रहता है वहां पर उन्हें शामिल करता है और शामिल करने की एक अच्छी दिशा में काम कर रहा है। फिर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो, आईएमएफ डिजिटल जो मुद्रा है उनके नियमन पर देशों को सलाह देता है। जो जियो पॉलिटिक्स संकट चल रहा है आईएमएफ में देखिए रूस यूक्रेन संकट हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, जैसे मुद्दे पे अपना आर्थिक स्थिरता पर क्या करता है, काम कर रहा है, बताया गया। अब आईएमएफ में देखिए बहुत सारी गलतियां जिनको सुधार करने की आवश्यकता है, जिनमें पहला शासन में पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे विकासशील देशों को अधिक यहाँ पर निर्णयात्मक भूमिका मिलनी चाहिए, मतलब जो भी विकासशील देश है उनको यहाँ पर भूमिका मिलनी चाहिए, बताया हुआ है। प्लस अगला है स्थानीय परिस्थिति के अनुसार सदन, देखिए एक देश को जरूरत है के अनुसार जो भी उनके नीतिगत लचीलापन हो सकता है वो होना चाहिए, बताया गया। अगला है समान सहायता वितरण, देखिए आईएमएफ को सभी देश को लिए क्या होना चाहिए, समान रूप से सहायता प्रदान के लिए सिद्धांतों का यहाँ पालन करना चाहिए। चौथा है हमारे पास जलवायु और सामाजिक समावेश, मतलब आईएमएफ की आर्थिक नीति में क्या होना चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए और सामाजिक न्याय को भी यहाँ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, बताया गया। तो आईएमएफ के बारे में अगर बोल सकते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्था जो वैश्विक स्थिरता बनाए रखने, व्यापार को सुगम करने और संकटग्रस्त देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने सहायता होता है। इसके कार्यों से वैश्विक जो पूंजी होती है वो प्रभाव को सरल और अधिक हमें संगठित बनाती है। हालांकि इसकी नीति की आलोचना हमेशा होती रही है और जिन्हें सुधार करने की आवश्यकता भी है, याद रखिएगा। विशेष रूप से ये विकासशील देशों के लिए हमेशा ये कार्य करता रहा, ये याद रखिएगा। और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने वाली हमारे पास ये होनी चाहिए, ये बताया गया है। अगर आप करके चले जाते हैं तो ये पेपर में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक और शेयर करने बिल्कुल भी कमी ना करें, क्योंकि आप सही बच्चों को हमने आपके पेपर जो सवाल है वो सारे के सारे आपको हमने चल के थ्रू करवा दिए। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट विशेष आप सही बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए।